जय हिंद प्यारे बच्चों। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं ना क्लास 12 की मॉडल पेपर। जो देखिए मॉडल पेपर क्यों जारी किया जाता है, क्या मॉडल पेपर की विद्यार्थियों के लिए क्या जरूरी है। तो देखिए विद्यार्थियों को सबसे पहले यह संतुष्ट कर दिया जाता है जो आपका मॉडल पेपर है ना, ऐसे मॉडल पेपर के में आपका कितना प्रश्न रहेगा, ठीक उसी अनुसार आपका जो आपका फाइनल जो एग्जाम होगा उसमें भी आपका प्रश्न की संख्या उतना ही रहेगा, है ना। तो देखिए इस बार की जो मॉडल सेट है इसमें आपका प्रश्न की जो संख्या ऑब्जेक्टिव उसमें 100 है, कितना है 100 है, और सब्जेक्टिव की भी जो संख्या है वह कितना रहेगा, यानी वह भी आपका 100 नंबर से होगा, जिसमें आपको सब्जेक्टिव में आपको 50 नंबर का जवाब देना है, और फिर जो ऑब्जेक्टिव 100 है 100 में से आपको 50 का ही जवाब देना है, यानी 50 कितना नंबर हो गया 100 नंबर। यानी आपका टोटल जो एग्जाम होने वाला है वो 200 नंबर का होगा, जिसमें से आपको 100 नंबर ही लाना है। अब सुनिए इसके बाद में आज हम लोग देखेंगे यह जो मॉडल सेट है क्या इसको सिर्फ खाली आर्ट्स के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं कि साइंस के कि कॉमर्स के। तो देखिए ये जो मॉडल पेपर है इसको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों को विद्यार्थियों के लिए ही है ना। अब सुनिए इस बार की जो मॉडल सेट है यह बहुत ही आसान है और ऐसा ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला है ना, इससे आधारित ही है ना। अब सुनिए हम लोग प्रश्न नंबर 1 की देखते हैं, और प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है इसको हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं, है ना। अब सुनिए प्रश्न नंबर 1 आ गया। और सुनिए प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया गया है, बोलिए दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ क्या होगा, है ना। तो कन्फर्म आपका 100% सही रहेगा, है ना। 100% आप पूरा बिल्कुल सही बताएंगे, है ना। सुनिए तो नंबर 1 में बोला है, बोलिए दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ का देखिए आप पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, जब क्लास कर रहे हैं पढ़े तो आप दिल छोटा मत कीजिए, है ना, यानी कि आप हतो उत्साहित होना, है ना। दिल छोटा करने का अर्थ क्या होता है, हतो उत्साहित होना। नंबर 2 में देखते हैं कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। तू मेरा आंखों का तारा है ना, तू जब मेरे आंखों का तारा है, जब तक हम तुमको देखे नहीं तब तक मेरा दिन नहीं बीतेगा, रात नहीं बीतेगा। इसका अर्थ क्या होता है कि तुम मेरा बहुत प्रिय हो, क्या हो, तुम मेरा बहुत प्रिय हो। तो आंखों का तारा होना यानी इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, माने प्रिय होना, क्या होना, प्रिय होना। नंबर 3 में हम लोग देखते हैं लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। लाल पीला होना का अर्थ क्या होता है, मान तुम देखो तुम खिसिया बहुत लाल हो गया था, है ना। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोधित होना, क्या होना, क्रोधित होना, है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। तो देखिए गोद में सोने वाले के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अंकसाई, क्या बोलेंगे उसको, अंकसाई बोलेंगे, है ना। अब बोलिए शिक्षा कौन सी शब्द है। तो क्या हम लोग बोलते हैं कि हे सरस्वती माँ हमको निमन से माने एग्जाम में अंक आना, माने हम निमन से पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जब हम लोग भगवान सरस्वती की माँ, जब हम लोग सरस्वती माँ को याद करते हैं तो क्या सरस्वती माँ कौन सी है, स्त्री है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है से बोलिए साभा कौन सी शब्द है ना। तो साभा को बैठाई जाए, साभा क्या की जाए, बैठाई जाए। तो साभा बैठाई जाए तो बोलिए यह कौन सा शब्द होगा, तो स्त्रीलिंग होगा, कौन सा शब्द होगा, स्त्रीलिंग। अब नंबर 7 में है कि बोलिए परीक्षा कौन सी शब्द है। तो परीक्षा भी आपका कौन सा शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा, है ना। परीक्षा आपका कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो आप लोग क्या बोलिएगा कि साभा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि घी कौन सी शब्द है। घी कौन सी शब्द है, क्या घी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो घी कौन सा शब्द आएगा, तो घी पुल्लिंग आएगा, है ना। और सुनिए वचन कितने होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। तो बोलिए हिंदी में वचन क्या होता है, तो हिंदी में वचन 2 होता है, हिंदी में वचन की संख्या क्या होता है, तो 2 होता है, एक वचन और बहुवचन। तो बोलिए इसमें 2 कहाँ है, तो 2 नंबर 2 है सी में, है ना। अब क्वेश्चन नंबर डी है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या था, माने इसका ही दूसरा शब्द, पर्याय माने दूसरा शब्द, है ना। तो बोलिए अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो इसका क्या हो सकता है, पावक होगा, क्या होगा, पावक, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, है ना। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या था, इसका ही दूसरा शब्द है। तो बोलिए कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, सरोज होगा, क्या होने वाला है, सरोज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है आपका कि जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द क्या होता है, तो वचाल, क्या होता है, वचल, है ना। अरे वचल इतना क्यों बोलते हो, चुप क्यों नहीं बैठते, है ना। तो ठीक उसी पर जो बहुत बोलता है ना उसके लिए एक शब्द क्या होता है, वचाल। अब क्वेश्चन नंबर 13 है
क्वेश्चन नंबर 13 ही है। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि जो पुरुष अभिनय करे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष, यहाँ पुरुष आ रहा है बात, पुरुष, यही अगर स्त्री आता, यही अगर क्या आता, स्त्री, स्त्री, अब सुनिए पहले हम लोग पुरुष को पहले कंप्लीट करते हैं। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए क्या एक शब्द क्या आता है, तो अभिनेता, क्या होता है, अभिनेता। लेकिन जब यही आता कि जो पुरुष नहीं देगा और स्त्री देगा, कि जो स्त्री अभिनय करते उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा अभिनेत्री, क्या होगा, अभिनेत्री, है ना, ध्यान रखिए थोड़ा इसको। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अभिनेत्री होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपका, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो क्या भू माने क्या होता है, तो भू माने तो जमीन हो गया, तो क्या जमीन होगा, नहीं ना, जमीन की बात तो हो ही नहीं रहे। और नहीं क्या वो आग में रहने वाले के लिए बात हो रहा है, नहीं ना, क्या वो हवा में रहने के लिए बात, हवा में रहने के लिए, तो जल के लिए ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, नौसेना, क्या होगा जी, नौसेना। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो नौसेना, कौन सेना होगा, नौसेना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। त्रिभुज माने तेज बुद्धि, त्रिभुज माने क्या होता है, तेज बुद्धि, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुशाग्र बुद्धि, कौन बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। बोलिए त्रिभुज बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कुशाग्र बुद्धि, कौन बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 के लिए चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है जी, कमल नयन में कौन सा समास होगा। तो बोलिए कमल नयन में कौन सा समास होगा, इसमें कौन सा समास होगा जी, क्रमधारय समास, कौन समास, क्रमधारय समास। और देखिए आजीवन शब्द में कौन सा समास होगा, देखिए आजीवन या आमरण, आजीवन या आमरण में कौन समास होगा जी, कौन समास होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अव्ययभाव समास। और हमने समास के लिए एक बहुत ही बेहतर वीडियो बनाए हैं। यदि आप लोगों ने समास को नहीं पढ़े हैं और समास को चाहते हैं कि हम थोड़ा निमन से याद कर लें और कम टाइम में, तो आप लोग उसको एक बार मेरे वीडियो है उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, है ना। अब सुनिए यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, 17 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 है हम लोग के लिए। बोलिए अग्रज और अनुज शब्द में कौन समास होगा, है ना। माता पिता, भाई बहन, छिपा लोटा, ये सब कौन समास होता है जी, ये सब कौन समास होता है। तो बोलिए आप लोग इसको क्या बोलिएगा, द्वंद्व समास, कौन समास, द्वंद्व समास। माता पिता, भाई बहन, है ना, ये सब कौन समास होगा, या अग्रज और अनुज, ये सब कौन समास होने वाला है, तो द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बोलिए नवरत्न में कौन समास होगा। बोलिए नौ, यहाँ पर 9 की बात आ रहा है, क्या यहाँ पर संख्या की बात आ रहा है ना। जब संख्या की बात आएगा तो हम लोग उसको कौन समास बोलेंगे, दीर्घ समास बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, दीर्घ समास बोलेंगे ना। अब क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 20 है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है जी, आप लोग देखिए अभी बहुत आसान ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। भले एग्जाम टाइट ले या ढीला ले, हमको उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन देखिए सवाल से आपका मतलब रहना चाहिए, है ना, कि सवाल कैसा है। तो देखिए सवाल बहुत आसान ही है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 20 के लिए है। और क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो बोलिए आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, चिरंजीवी, क्या होता है, चिरंजीवी। बोलिए आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो चिरंजीवी। अब क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 21 में चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो बोलिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका भूमि होता है, क्या होता है, भूमि। बोलिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो भूमि होता है, क्या होता है, भूमि। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो बोलिए संधि के भेद कितने होता है जी। तो बोलिए संधि के भेद कई होता है, तो 3 गो होता है ना। और जब यही जब पूछ देगा आपसे कि बोलिए स्वर संधि के भेद कई होता है, स्वर संधि के भेद, तो स्वर में आएगा तो 5 गो, कई आएगा, 5 गो। जब वही जब सीधे बोल देगा बोलिए संधि के भेद क्या होता है, तो संधि के भेद क्या बोलना है आप लोगों को, संधि के भेद क्या बोलना है, 3 गो, है ना। जब आएगा स्वर संधि के भेद तो 5 गो बोलना है ना। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 23 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बोलिए दिगंबर का संधि विच्छेद करें, है ना। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो दिक प्लस में अंबर, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये होने वाला है, दिक प्लस में अंबर, है ना। दिगंबर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस में अंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 24 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है जी, तो क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करे, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करे। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यशः प्लस में दा, यशः प्लस में दा से क्या बनेगा, यशोदा,
क्या बनेगा यशोदा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला है कि तपोबल का संधि विच्छेद करे। किसका? तपोबल का संधि विच्छेद करे, है ना। जिस प्रकार हम लोगों ने यशोदा का संधि विच्छेद किया है ना, ठीक है, हम लोग उसी नियम पर ही दिया है तपोबल का संधि विच्छेद करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 25 है और बोलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। थोड़ा आप लोग इसको जो समझ लिए 24 नंबर को, ठीक इसी पर आधारित है 25 नंबर आपका। इसका भी राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, तप प्लस में बल, तप प्लस में बल हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 26 की ओर और क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपका कि वार्तालाप का संधि विच्छेद करें। किसका? वार्तालाप का संधि विच्छेद करें। तो वार्ता प्लस में आलाप, वार्ता प्लस में आलाप, बोलिए और यह किस संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि। और स्वर संधि में किस स्वर संधि कौन सा भेद? तो इसका दीर्घ संधि का। आ प्लस में आज क्या बनता है? आ बनता है, तो वार्ता प्लस में आलाप से क्या बनेगा? वार्तालाप, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे अब 27 की ओर कि महेश का संधि विच्छेद कर। किसका? महेश का। क्वेश्चन नंबर 27 है और इसका बोलिए महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? महा प्लस में इस क्या बन जाएगा? महा प्लस में इससे क्या बनेगा? महेश, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 28 आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 28 देखना है और क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? बोलिए विलोम का अर्थ क्या होता है? तो विलोम का अर्थ आप लोग क्या बोलिए? उल्टा। सॉरी विलोम आ जाओ, चलो विलोम शब्द, अरे 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 पेन सेलेक्ट हो जाओ। बोलिए विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विलोम माने उल्टा, क्या होता है? उल्टा। तो बोलिए कठोर शब्द का, कौन शब्द का? कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो क्या कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल। कोमल माने बहुत एकदम नहीं होता है, वही कठोर माने मैं थोड़ा भी मानदान करने वाला नहीं, और कोमल माने बहुत माने जानने वाला, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देंगे 29 में और क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? बोलिए अस्तुति, अस्तुति शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। तो बोलिए अस्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा जी? तो बोलिए अस्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निंदा, है ना। अस्तुति माने प्रशंसा करने वाला, अस्तुति माने प्रशंसा करने वाला, है ना। अब बोलिए अगर यही आएगा तो बोलिए अस्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? तो निंदा होगा, क्या होगा? निंदा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 30 है और 30 में क्या बोल रहा है जी? कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो बोलिए कनिष्ठ माने छोटा और ज्येष्ठ माने क्या होता है? 12। कनिष्ठ माने छोटा और ज्येष्ठ माने क्या हो जाएगा? 12, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में है 31 में है और क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि अंतरंग, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 31 है और क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि अंतरंग का बोलिए विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिरंग। कौन रंग? बहिरंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 32 में है तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, है ना। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्रकाश, है ना। तिमिर माने अंधेरा और प्रकाश, है ना। तिमिर, तिमिर का अर्थ क्या हो गया? तो इसका होगा अंधेरा और अंधेरा का बोलिए विलोम क्या होगा? तो प्रकाश हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे अब कितना? 33 है और क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला? बोलिए कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो बोलिए कृष्ण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो शुक्ल होगा, क्या होगा? शुक्ल हो जाएगा, है ना। अब बोलिए अब यहाँ पर सुनिए, ये जो भी मैं शब्द दे रहा ना, तो आपको विलोम पढ़ना है, परिचित शब्द पढ़ना है, अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ना है ना। ये सब आपका संकेत है, क्या जी? संकेत है। हाँ, आपका माने ऐसा हम प्रश्न पूछ सकते हैं फाइनल एग्जाम में, है ना। तो आप लोग इससे थोड़ा संचित हो जाना चाहिए, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ गया, कितना है? 34 है और क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है कि विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बोलिए विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो वी होगा। कौन होगा? वी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ रहा है जी 35। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए कितना आ रहा है? 35 है। बोलिए पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या आप लोग उपसर्ग मालूम है ना? वैसा शब्द जो कि शब्द के पहले लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। जो पहले लगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपसर्ग। और जो बाद में लगे, कहाँ लगे? बाद में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रत्यय। क्या बोलेंगे उसको? प्रत्यय, है ना। तो क्या उपसर्ग की बात आएगा तो हम लोग ध्यान कहाँ देंगे जी? पहले ध्यान देंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 35 है और क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला है कि बोले पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऐसी नंबर होगा, पूरा हो जाएगा। क्या पुरातन में कौन सा उपसर्ग हुआ? तो पूरा, पूरा प्लस में तन, है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए है 36 है और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? बोलिए आदिकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है ना। आदिकाल जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे अरे पेन सेलेक्ट कर लिए जाए पहले। आदिकाल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आदि, है ना। अब देखिए अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 37 में और क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? बोलिए मेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो हमने प्रत्यय का अर्थ बताया ना कि यह किस शब्द के अंत में लगता है। तो बोलिए ममा माने मेरा और एरा, इसमें एक में बन जाएगा मम, अब फिर क्या बनेगा? एरा। तो बोलिए इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 नंबर का राइट आंसर एरा हो जाएगा। 37 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला? एरा। क्या होगा? एरा।
है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 ध्यान देंगे, 38 और बोलेंगे हम लोग 38 में पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय बोले ना, प्रत्यय थोड़ा ध्यान रखना कि यह किसी भी शब्द के अंत में आएगा। कहाँ आएगा? अंत में आएगा, है ना। तो बोले इसमें कौन शब्द हो जाए, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आई प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? आई प्रत्यय। अब हम लोग ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है जी? लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? किसमें? लिखावट, लिखावट, दिखावट, है ना, बात सेम ही आएगा। तो बोलिए लिखावट शब्द में कौन सा प्रत्यय आएगा? प्रत्यय मैंने शब्द के लास्ट में लगता है, तो एक में दिख प्लस में आवट, क्या बन जाएगा? दिखावट। हम लोग क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे अब 40 है, और क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है कि शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर विशेषण के लिए पूछ रहा है ना, तो शास्त्र शब्द का विशेषण क्या होगा? शास्त्रीय। क्या होगा? शास्त्रीय। 41 है, और क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है कि रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बोलिए रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंगीन। क्या हो जाएगा? रंगीन। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंगीन, है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 42 आ रहा है, और 42 में नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी? वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो बोलिए वेद शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? वैदिक। क्या होगा? वैदिक। यानी 42 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए है कितना है? 43 है, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला? आचार्य शब्द का, आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा होगा? तो देखिए सब कोई का आचार्य अलग अलग होता है ना, लेकिन आचार्य का खैर एक जाति ना होता है। आचार्य का ये क्या होता है? जात होता है ना। क्या पर्सनल जात थोड़ी ना आचार्य? जैसे में भगवान राम हो जाएंगे, तो क्या भगवान राम पर्सनल हुए, लेकिन आचार्य बोलेंगे तो आचार्य दुनिया में जितना भी आचार्य होगा सबका ना बोध होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे इसको? जातिवाचक संज्ञा। आचार्य कौन सी संज्ञा है? तो बोलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे? जातिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 44 के लिए, और क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है? बोलिए चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बोलिए चतुराई में हम लोग भाव ही न कर पाएंगे, अनुभव न कर पाएंगे। देखिए ये आदमी बहुत चतुर है, ये पक्षी बहुत चतुर है ना। हम लोग सिर्फ उसको महसूस करेंगे, जिसको छू नहीं सकेंगे सिर्फ उसको हम लोग महसूस करेंगे ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? भाववाचक संज्ञा। जैसे में मोहब्बत, प्यार, सुंदरता, है ना, इससे क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है ना। बोलिए चतुराई में कौन सी संज्ञा है? तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 45 में, और क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बोलिए गुच्छा, तो क्या अंगूर के गुच्छे में होता है? तो अंगूर के जब गुच्छा होता है तो वो किस में होता है? समूह में ना होता है। इसको हम क्या बोलेंगे जी? समूहवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 है, और क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए आपके यहाँ पर उच्चारण स्थान भी पूछा हुआ है। कौन स्थान? उच्चारण स्थान। और हम लोग उच्चारण स्थान का बहुत सुंदर वीडियो बना चुके हैं। अब बोलिए प का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प का बोलिए उच्चारण स्थान क्या होने वाला जी? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। बोलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि बोलिए द का उच्चारण स्थान क्या होने वाला है? तो बोलिए द का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। क्या होगा? दंत होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए है 48 है, और क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोला है कि बोलिए क का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बोलिए क का उच्चारण स्थान क्या होने वाला है जी? कंठ होगा। क्या होगा? कंठ होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग ध्यान देंगे 49 है, और क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है जी कि कारक के कितने भेद होते हैं? तो बोलिए कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। लेकिन वही जब हम लोग क्लास 10th में थे तो वहाँ पर हिंदी में 8, लेकिन संस्कृत के बाद आया था। संस्कृत के बाद तो उसमें हम लोग कितना मारे थे जी? तो संस्कृत में कितना मारे थे? 6, है ना। यानी आप लोग 6 ध्यान नहीं रखना है, 8 ही ध्यान रखना है, क्योंकि अब तो संस्कृत वाला कोई बात है ही नहीं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 50, और क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है जी कि पेड़ से पता गिरता है। कहाँ से पता गिरता है? पेड़ से पता गिरता है। बोलिए इसमें किस कारक का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर से जो चिन्ह आ रहा है, से जो चिन्ह आ रहा है, से यहाँ पर कौन चिन्ह आ रहा था? से जो चिन्ह आ रहा था, जो यहाँ पर से जो चिन्ह आ रहा है ना, तो से चिन्ह यहाँ पर अपदान कारक भी है, और यहाँ पर से चिन्ह करण कारक भी है। लेकिन यहाँ पर जो से जो चिन्ह आएगा और यहाँ पर जो से जो चिन्ह आएगा, यह चिन्ह अलगाव माने ये अलग करेगा। कहाँ क्या करेगा? ये अलग रख के लिए करता है। और यहाँ का जो करण करेगा, जो ऐसे आएगा, ये जुड़ाव के लिए। किसके लिए? जुड़ाव के लिए। तो बोलिए यहाँ पर पेड़ और पत्ता में जुड़ाव हो रहा है कि अलगाव हो रहा है? यहाँ पर अलगाव नहीं हो रहा है। पेड़ से जब पत्ता गिरेगा तो पत्ता और पेड़ में कुछ संबंध नहीं रहेगा। तो बोलिए यहाँ अलग के लिए कौन सी संज्ञा हम लोग मानेंगे? अपदान कारक। तो बोलिए पेड़ से पत्ता गिरते हैं, किस कारक का उदाहरण? तो हम लोग इसका राइट आंसर देखेंगे, सी नंबर होगा, यानी अपदान कारक। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 51, और क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है आपका, तो बोलिए कर्ण कारक का चिन्ह क्या है? कर्ण कारक का चिन्ह, तो बोलिए अभी हमने बताया है कि से होता है ना।
तो क्या हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, है ना। यानी 51 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है, बी होगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे किसकी ओर, 52 की ओर। और यहाँ से आपका सब्जेक्टिव यानी बुक से अभी ये स्टार्ट हो रहा है ना। इससे पहले अभी हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखे वो सब आपका व्याकरण था। और यह देखिए व्याकरण आपका 51 को प्रश्न था। अब यहाँ से जो भी सवाल होगा आपका बुक का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब देखिए बुक का ऑब्जेक्टिव पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है। और देखिए ऑब्जेक्टिव पहला नंबर क्या बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में कौन सी है। बोलिए बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित रचना वो कौन सी है, तो कौन ही है, बातचीत है ना। क्या जूठन की बात आएगा तो बोलिए जूठन हम लोग किसको जानते हैं, किसको जानते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, है ना। जो रोज आएगा तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद अगे को, है ना। जो तिरिच है तो तिरिच हम लोग उदय प्रकाश को जानते हैं, किसको जानते हैं, उदय प्रकाश को। तो हम लोग का राइट आंसर क्या होने वाला है, बातचीत यानी बालकृष्ण भट्ट, है ना। अब सुनिए अब हम लोग के लिए क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है। और 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोलिए सुबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्र है। सुबेदारनी तो बोलिए सुबेदार सुबेदारनी यह किसका है, उसने कहा था, किसमें के, यह उसने कहा था, है ना। सुबेदार और सुबेदारनी वाला लाहना सीन वाला इसमें कहानी है। तो बोलिए ना इसका राइट आंसर क्या होगा, उसने कहा था, है ना। क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे 54 अब आएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, तो बोलिए उसने कहा था कहानी एक किस प्रकार की कहानी। तो यह जो कहानी होगा आपका कर्म प्रधान होगा। कौन प्रधान होगा, कर्म प्रधान। क्या इसमें कर्म प्रधान कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर चरित्र प्रधान। कौन प्रधान, चरित्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे। बोलिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में कौन सी है। तो बोलिए रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो कौन सी है, तो यह अर्धनारीश्वर हो जाएगा। क्या होगा, अर्धनारीश्वर। यानी इसमें शिव और पार्वती की आलोचना किया गया, है ना। तो बोलिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचना निम्न में कौन सी है, तो अर्धनारीश्वर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे अब 56 है। और क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला है जी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो बोलिए सिमरिया बिहार में। कहाँ है, वो अपने बिहार के निवासी थे, है ना। तो बोलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है, तो सिमरिया बिहार में, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 57। और क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है जी, तो क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे। तो बोलिए वह छाया वादोत्तर युग के कवि थे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 58। और क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 58 बोल रहा है कि निम्न में से शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किस में किया गया है। तो बोलिए वो गैंग्रीन वाला जो बात है वो किस में किया गया है, रोज में किया गया है। किस में किया गया है, रोज में किया गया, है ना। अब बोलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 59 है। बोलिए रोज कहानी की नायिका कौन है। बोलिए तो रोज कहानी की यह नायिका जो नायिका है यह इसमें कौन है जी, तो इसमें मालती है। कौन है, मालती है ना। रोज कहानी की जो नायिका है ये कौन, इसमें तो मालती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है अभी हम लोग के लिए। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 60 है। और क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोला है, बोलिए यहाँ पर बोलिए अब अजय के पिता का नाम क्या था। बोलिए अजय जी के पिता का नाम क्या था, तो उनके पिताजी का नाम क्या था, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो गया, है ना। दयानंद शास्त्री तो है नहीं, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, है ना। 60 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 61। और क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला है, बोलिए भगत सिंह की रचना निम्न में कौन सी है। तो एक लेखक और एक पद किनका है, भगत सिंह जाना है, हाँ भगत सिंह का। बोलिए चौड़ कैसे ताल है, चौड़ कैसे ताल है। तो बोलिए यह कैसे ताल है जी, चौड़ जो है यह उथले ताल है। कैसे ताल है, उथले ताल है। पेन सिलेक्ट नहीं हुआ है। बोलिए चौड़ कैसे ताल है, तो यह उथले ताल है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे 63 की ओर। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोला है कि विष्णु किस एकांकी की पात्रा है। जो विष्णु जो है वह किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है। तो बोलिए वह सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। विष्णु किस शीर्षक एकांकी की वो पात्रा है, तो सिपाही की माँ। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 64। और क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बोलिए ओ सदानीरा जो शीर्षक है उसके निबंधकार कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 65 बन रहा है। और क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है जी कि बोलिए बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र माथुर। कौन हो गए, जगदीश चंद्र माथुर।
क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 66 है, और क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है आपका कि बोलिए बोलिए आप, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन होंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे अब 67 है, और क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है जी? बोलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि और कलीराम किस शीर्षक कहानी के किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो बोलिए वह किसके हैं? तो जूठन के। किसके हैं? जूठने के ना है जी, जूठन को हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 68 है, और क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता है ना? ये आदमी जो है यथार्थ को जीतता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यह किस कथन के यह कथन किस लेखक, एक मिनट रुकिए थोड़ा, इसको पेन सेलेक्ट कर लिए। हाँ बोलिए, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर से ध्यान दे रहे हैं जी 68 है, आदमी यथार्थ को जीतता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? यह जो कथन है, ये बोलिए यह कथन किस लेखक का है? यह लेखक हो जाएगा किसका? मलियज का। अरे 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 पेन सेलेक्ट नहीं हुआ है। यह किसका हो जाएगा? मलियज जी का होगा। किसका होगा? मलियज का होगा। यथार्थ वाला जब भी बात आएगा तो उसमें किसको याद रखना है? मलियज जी को, है ना? क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं अब 59 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोल रहा है जी? हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बोलिए इसका क्या हो जाएगा जी? मलियज होंगे। कौन होंगे? मलियज हो जाएंगे, है ना? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 70, और क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि बोलिए तिरिश शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो बोलिए तिरिश जो है वह जादुई यथार्थवादी है। कौन है? जादुई यथार्थवादी है ना? अब सुनिए क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 71 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है कि बोलिए जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन सी है? तो बोलिए जे कृष्णमूर्ति की जो रचना है वो कौन सी है? तो शिक्षा है। कौन है? शिक्षा है। और ये अभी हम लोग को सही गद्य खंड का सबसे अंतिम चैप्टर है ना। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 72 आ रहा है, और बोलिए 72 नंबर क्वेश्चन बोला कि लीड डिबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो बोलिए लीड डिबेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति वो थे और क्या थे? विश्व शिक्षक थे। कौन थे? विश्व शिक्षक थे, है ना? क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए बन रहा है 73 है। बोलिए 73 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ओराव भाषा में ढांगोर शब्द को क्या बोला जाता था? तो बोलिए ओराव भाषा में ढांगोर शब्द को क्या बोला जाता था? तो भाड़े का मजदूर। क्या बोला जाता था? भाड़े का मजदूर, है ना? क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ गया है 74 है, और क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है जी? गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? गंडक जो नदी है उसकी जो थी व्याख्या किया गया है तो वो किस में किया गया है? तो रोज में ही किया गया है ना? गैंग्रीन वाला जो बीमारी है उसकी भी और गंडक नदी की भी चर्चा किस में किया गया है? तो रोज में किया गया है ना? क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए प्रश्न नंबर है 75, और 75 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है जी? तो बोल रहा है 75 नंबर प्रश्न कि रणधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर आसीन थे? तो बोलिए रणधारी सिंह जो दिनकर थे वो किस विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर बने रहे थे? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? भागलपुर विश्वविद्यालय, है ना? अब क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 76 है, और क्वेश्चन नंबर 76 क्या बोल रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधियाँ है? यह जो है तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निबंध होगा। क्या होगा? निबंध होगा। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 77 है, और 77 नंबर प्रश्न क्या बोला कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देता है। यह युक्ति है, यह युक्ति किसकी है ना? यह युक्ति किसका हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट की हो जाएगा। किसका होगा? बालकृष्ण भट्ट की होगा, है ना? क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए आ गया 78 है, और क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है? बोलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या है? प्रकृति का वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो बोलिए प्रकृति का वर्णन से जो संबंधित जो कविता है वो कौन सी है? तो उषा है। कौन सी है? उषा है ना? क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 79 है, और 79 के बाद में 80 आएगा, और 79 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो बोलिए कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर सेन बहादुर के। शमशेर सेन बहादुर बोले किस कविता के यह कवि है? तो यह उषा हो जाए। किसका हुआ? उषा हो जाए, है ना? तो शमशेर सिंह बहादुर को क्या बोला जाता है? तो कवि के कवि बोला जाता है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 80 आ गया। बोलिए मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्ति बोध। बोलिए मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या हो जाएगा जी? तो गजानन माधव मुक्ति बोध हो जाएगा, है ना?
क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए 81 है और क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, बोलिए ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे। तो बोलिए ज्ञानेंद्र जो पति थे वो किस पद पर प्रशासनिक थे, तो वो कारा अध्यक्ष, किसके कारा अध्यक्ष। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन होगा, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 82 है और बोलिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जी, गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो बोलिए गांव के घर जो है शीर्षक कविता इसके बोले कौन हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति जी। कौन हो गया, ज्ञानेंद्र पति, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग ध्यान देंगे 83 है और क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोला जी, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो अभी हमने बताया है ना आपको। बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंधी। कितना हल्का प्रश्न दिए और मात्र आपको याद रखना है 50 प्रश्न मारना है 100 में से। देखिए आपसे नहीं हो सकता है जी, है ना। अभी हम जो थे हम 49 मारे थे, है ना। मेरे एक नॉर्मली सी व्याकरण में ही मात्र गलती हुआ था, है ना। तो अभी आप लोग के लिए तो बहुत टाइम है ना, आप लोग थोड़ा इसको नियमन से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग ध्यान देंगे 84 है और क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोल रहा है जी, बोलिए तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था। बोलिए तुलसी जो दास है उनके जन्म कहाँ हुआ था। तो बोलिए राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में, राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देंगे अब 85 है, कवि भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है। बोलिए कवि जो भूषण है इनकी कविता में कौन सी रस पाया जाता है। तो बोलिए इनके वीर रस पाया जाता है। कौन रस, वीर रस। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए और यहाँ पर बता दें कि रस की जो संख्या होता है वो कितना होता है। तो रस की संख्या 11 होती है। कितने होते हैं, 11 होते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब कितना 86 की ओर। बोलिए 86 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में कौन सी है। इसका कौन सी हो जाएगा, कामयानी। क्या हो जाएगा, कामयानी हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग के लिए क्वेश्चन नंबर 87 अब आ रहा है और 87 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, इनका हो जाएगा निहालपुर में। कहाँ हो जाएगा, निहालपुर में, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, तो निहालपुर में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 88 बन रहा है और 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, बोलिए पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है। पुत्र वियोग जो शीर्षक जो कविता है इसकी कवित्री कौन है ना। तो बोलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। कौन कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 89 की ओर। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। बोली यानी कि इसमें कवित्री की एक पुत्र खो गए हैं, जो ये बोल रहा है मेरा जो पुत्र है वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक वापस नहीं आया। यह जो पंक्ति है यह कहाँ से लिया गया है और यह किस पाठ की है। तो बोलिए यह कौन सी पाठ की है, पुत्र वियोग की। किसका है, पुत्र वियोग की, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे अब 90 की ओर और क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला है जी, पंचायती राज में क्या खो गए हैं। बोलिए पंचायती राज में जैसे खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह किस शीर्षक कविता की है। तो बोलिए यह किसका है, गांव की घर हो जाएगा। अब बोलिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, बोलिए कि पंचायती राज में क्या खो गया, तो उसमें राइट आंसर क्या होगा, पंच परमेश्वर, है ना। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 91 की ओर और क्वेश्चन नंबर 91 क्या बोल रहा है जी, बोलिए क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है आपका कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ के रहने वाली है। माने यानी सीधे बोला जाए तो इसमें प्यारे नन्हे बेटे के जो शीर्षक जो कविता है इनकी जन्म स्थान पूछ रहा है ना, माने वो कहाँ के रहने वाले था, है ना। बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, भिलाई उत्तर प्रदेश में, है ना। भिलाईपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देंगे 92 की ओर। बोलिए दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति इसकी शीर्षक कविता की है। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जन जन का चेहरा एक ही, जन जन की चेहरा एक ही। चलिए क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देंगे अब 93 है और अभी हम लोग के लिए 7 प्रश्न और बनेगा जी, इसको खत्म करने के बाद में कि छत्रसाल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार कौन है। छत्रसाल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार कौन है। तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भूषण, कवि भूषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कवि भूषण हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे ध्यान देंगे 54 की ओर और क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है जी, बोलिए कवि जायसी की रचना कौन सी है। तो बोलिए कवि जो जायसी उनकी रचना कौन सी है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, कौरबक हो जाएगा।
है ना। देखिए, और आप लोगों को घबराना नहीं है, शुरू 1 नंबर से 100 नंबर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना है ना। जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, जो नहीं आएगा उस पर कड़ी से चिन्ह मारना है, जो आएगा उस पर एकदम हल्का सा सही के चिन्ह मार के आपको पूरा 100 नंबर, पूरा 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न देखना है ना। ये जरूरी नहीं है से आपको 1 से लेकर 50 के बीच में ही आप लोग मार कर निकल जाइए, नहीं, ऐसा नहीं। ऐसे में आपका नंबर कटने का चांस रहेगा। यदि पूरा कंफर्म याद है तो आप लोग मार सकते हैं, नहीं तो कम से कम आप लोग 1 से लेकर 70 के बीच में जरूर जाइएगा, है ना। क्योंकि आपका 50 के बाद में 55 के आसपास से ही आपका बुक का ऑब्जेक्टिव आता है ना। इतना बात को ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग के लिए कितना था, ये 94 हो गया। 95 में हम लोग आएंगे। अब बोले 95 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र रेखा, लेखा नहीं होगा यहाँ पर, चित्र रेखा होगा। क्या होगा? चित्र रेखा होगा। यहाँ पर लेखा गलती है। चित्र रेखा नामक रचना के रचयिता कौन है? बोलिए, चित्ररेखा नामक रचना के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? जायसी जी, है ना। चित्ररेखा जो है, चित्ररेखा यह किनकी रचना? तो जायसी जी की, है ना। क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देंगे 95 और 95 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न क्या बोला? 95 नंबर प्रश्न हम लोग को पूरा हो गया है। बोलिए जायसी किस शाखा भक्ति के कवि थे? तो बोलिए प्रेम मार्गी के। किसके हो जाएंगे? प्रेम मार्गी के। क्या हो जाएंगे? प्रेम मार्गी, है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 97 है। 97 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि सूरदास किस काल के कवि थे? बोलिए, जो सूरदास जी जो थे वह किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। और वह किस भगवान को पूजते थे? तो वह कृष्ण भगवान को पूजते थे। कौन से भगवान को? कृष्ण भगवान को, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम ध्यान देंगे 98। और क्वेश्चन नंबर 98 क्या बोला है जी कि पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो वह कहाँ से हो जाएंगे जी? तो बोलिए उसका राइट आंसर क्या होगा? सूरसागर। कौन सागर? सूरसागर। और सूरदास की सबसे विश्व प्रसिद्ध जो काव्य है वो कौन सी है? सूरसागर ही है ना। चलिए, हम लोग प्रश्न नंबर 99 की ओर चलते हैं। और 99 नंबर क्वेश्चन है, और बोलिए तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य क्या है? बोलिए, तुलसीदास के द्वारा जो रचित जो काव्य है, महाकाव्य, वो सबसे बड़ा है, वो कौन सी है ना। आपको ये बताना है। तो बोलिए वो क्या हो जाएगा? रामचरित मानस। क्या होगा? रामचरित मानस, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग के लिए 100 है। और यह 100 सबसे अंतिम ही प्रश्न है। और 100 नंबर प्रश्न सबको सही होना चाहिए। बोलिए, निम्न में लोकनायक कहे जाते हैं, किसको बोले जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को। आप लोगों को, चलिए आप लोग यदि इस वीडियो को पूरा देखें तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इस प्रश्न को देख लिए तो अभी हमने इसके बाद में अब दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं, है ना। चलिए, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग नियम से पढ़ते रहिए।